दोस्तों, रशिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें तो आपको रशिया ही रशिया दिखाई देगा। एशिया महाद्वीप के एक छोर से लेकर पूरे यूरोप को ये आखिर तक कवर करता है। ये देश इतना बड़ा है कि इसका एक बॉर्डर चाइना से लगता है तो इसका दूसरा बॉर्डर नॉर्वे से मिलता है। ये देश इतना विशाल है कि हमारी पूरी धरती के लैंड एरिया का 11% सिर्फ रशिया ही कवर कर लेता है। लेकिन यहाँ की आबादी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी कम है। और अगर आप रशिया के 14 करोड़ 40 लाख लोगों के रहने के पैटर्न को देखें तो इनमें से 80% आबादी पश्चिमी रशिया में रहती है, जो कि यूरोप में पड़ता है। ये सिर्फ 23% एरिया ही कवर करता है। बाकी के 70% एरिया में रशिया के सिर्फ 20% लोग रहते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि इसका 80% एरिया खाली पड़ा है? इस पूरी बात को समझने के लिए हमें रशिया की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को समझना होगा। दोस्तों, जो लोग रशिया देश बनाने वाले थे वो असल में स्लेविक कम्युनिटी के लोग थे, जो मॉस्को और उसके आसपास के एरियाज में सदियों पहले रहा करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ थी और पास में मौजूद थी यूरल रिवर और यूरल माउंटेन्स। इन लोगों ने जब यूरल माउंटेन्स को क्रॉस करने की कोशिश की तो उसके बाद था बहुत बड़ा बर्फीला जंगल जिसे साइबेरिया कहा जाता है। इस खतरनाक जंगल में साल के ज्यादातर वक्त ठंड ही रहती है और सब कुछ जमा रहता है। इतनी ठंड में इंसानों के लिए सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। इसीलिए लोग ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर नहीं बसे। लेकिन जब दौर आया सोवियत यूनियन का, तो उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी। सोवियत सरकार यहाँ पर लोगों को बसाना चाहती थी ताकि वो साइबेरिया के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकें और मिलिट्री बेस बना सकें। जब लोग नहीं माने तो उन्हें जबरदस्ती यहाँ भेजना शुरू किया गया। बहुत सारे कैदी या गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाले लोगों को यहाँ पर भेजा गया। इन जेलों को गुलाग कहा जाता है। ये एक्सट्रीम बर्फीले इलाके में बनाए गए थे जहां रहना बहुत ज्यादा कठिन था। आपको बता दें कि रशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और इसके ज्यादातर ऑयल फील्ड्स इन्हीं साइबेरिया के जंगलों में मौजूद हैं। इसी काम के लिए सोवियत संघ ने ट्रांस साइबेरियन रेलवे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। ये रेलवे लाइन मॉस्को से शुरू होकर 9,289 किलोमीटर का सफर तय करती है और व्लादिवोस्तोक में आकर खत्म होती है। सोवियत संघ चाहता था कि कनेक्टिविटी से लोग यहां रहने लगें, लेकिन फिर भी लोगों ने यहां रहना नहीं चुना, क्योंकि साल के ज्यादातर वक्त साइबेरिया में ठंड ही रहती है, जबकि पश्चिमी रशिया जो यूरोप में पड़ता है वहां का मौसम अच्छा है। वहां ठंड और गर्मी दोनों होती है। यहां वोल्गा रिवर है, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो खेती और ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए जरूरी है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर यूरोप के दूसरे देशों के काफी पास हैं। यहां से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। एजुकेशन सिस्टम हो, जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो, पेस्केल हो, सब कुछ यहां पर पूर्वी भाग के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसीलिए लोग पश्चिमी भाग में रहना प्रेफर करते हैं। आज भी साइबेरिया में मौजूद यकुत सिटी दुनिया का सबसे ठंडा शहर है, जहां पर टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहां के लोग ज्यादातर ऑयल एंड गैस फील्ड या फिर खदानों में काम करते हैं। लेक बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील, जिसमें दुनिया का 20% फ्रेश वाटर है। सोने की खदानें और हीरे की खानें भी यही हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन मिनरल्स को एक्सट्रीम मौसम में एक्सट्रैक्ट करना, जो बहुत महंगा पड़ता है। यहां पर लाइफ एंजॉय करने के साधन नहीं है। आप एक तरीके से बिल्डिंग्स में कैद होते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग अपॉर्चुनिटी मिलते ही इन एरियाज को छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि साइबेरिया में बहुत सारे घोस्ट टाउन मौजूद हैं। अब इन सारी बातों को सुनकर लगता है
कि ये खाली एरिया रशिया के लिए एक परेशानी है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसके जितने डिसएडवांटेज हैं, रशिया के लिए इसके उतने ही एडवांटेजेस भी हैं।